हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम अब तक अपने जितने प्रीवियस वीडियोस में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब यूनिट सेकंड जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी। पहले तो हम समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन जो वर्ड है वो पीपल यानी कि लोग या जन से बना है। पॉपुलस वर्ड से पीपल पॉपुलेशन बना है। पॉपुलेशन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव टुगेदर इन एरिया। एक फिक्स एरिया में साथ रहने वाले समूह को ही पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। अब पॉपुलेशन के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे किसी ने कहा, जैसे मैकनॉटन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का मतलब एक ही समय में एक ही स्थान पर समान जो जेनेटिकली कॉम्पोजिशन पाए जाने वाले सदस्य हैं उनका समूह है। यहीं क्रैप्स की बहुत मानी हुई डेफिनेशन है। तो क्रैप्स ने कहा कि किसी विशेष समय और स्थान पर जो जाति विशेष का समूह है वो पॉपुलेशन है। तो कुल मिला के इनका निष्कर्ष निकल के पॉपुलेशन की जो एक अच्छी डेफिनेशन बनाएगी वो क्या है। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो रिलाई ऑन अ सेम रिसोर्सेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम एनवायरनमेंट फैक्टर, यानी कि वो सेम रिसोर्सेज जो प्रकृति के संसाधन है उस पर निर्भर करती है। और जो पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट के सेम फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंट होती है और आर लाइकली इंटरेक्ट एंड इनब्रीड विद अनादर, कि आपस में ये इनब्रीड करती है और अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग पैदा करने की क्षमता रखती है। तो इसका निष्कर्ष निकाल के जो पॉपुलेशन की एक डेफिनेशन बनाई गई, पॉपुलेशन इज अ सम ऑफ द मेंबर अ जेनेटिकली आइडेंटिकल organism which have a capacity to transmit genetically characters by reproduction to keep continuity of a species। ना कुल मिला के किसी इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि किसी भी दिए गए विशिष्ट स्थान या समय पर समान आनुवंशिकी वाले जो सजीव है समूह के उन सदस्यों की संख्या के योग को ही पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं, जिसमें प्रजनन करने के माध्यम से वंशानुगत लक्षण यानी कि जेनेटिकली कैरेक्टर्स को आदान प्रदान करना तथा उस जाति की कंटिन्यूटी या निरंतर बनाए रखने की क्षमता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में सजीव या जीव संख्या का अर्थ किसी विशेष स्थान या समय स्थान या विशिष्ट जाति के जीवों का ऐसा समूह जो भौगोलिक रूप से कुछ हद तक एक दूसरे से आइसोलेटेड हो सकता है, मतलब दिखने में, लेकिन उसका प्रत्येक सदस्य आपस में इंटरेक्ट करता है, इनब्रीड करता है और अपने ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने की क्षमता रखता है। तो इसको ही हम पॉपुलेशन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स कई हो सकते हैं, जैसे आम की समष्टि है, यूकैलिप्टस की पॉपुलेशन है, गुलाब की पॉपुलेशन है, एक्सेट्रा। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो किसी भी जाति के जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। इकोलॉजी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इको का जो अर्थ होता है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो हम एनवायरनमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम जब समष्टि पारिस्थितिकी किसी जाति के जीवों के अध्ययन का को ही कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम जीवों के जो एग्रीगेशन है, डिपेंडेंसी है, ये सारी जो इंट्रैक्शंस है उसके अंदर पढ़ते हैं। अब स्पीसीज को दो भागों में बांटा गया, पॉपुलेशन को दो भागों में बांटा गया है स्पीसीज के आधार पर, मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो इन दोनों में क्या अंतर है? मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन का मतलब है किसी स्थान विशेष पर किसी एक ही जाति के सदस्य पाए जाए तो उसको हम मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहेंगे, और मेन रूप से यही पॉपुलेशन है। सेकंड जो मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन है, इसका मतलब यदि किसी स्थान विशेष में एक से अधिक जातियों के सदस्य पाए जाएं तो उसको हम मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन आगे हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन है वो कम्युनिटी होती है, क्योंकि कम्युनिटी में हम यही कहते हैं कई सारी पॉपुलेशन का ग्रुप। तो इसलिए ये दो अलग अलग धारणाएं दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेन जो पॉपुलेशन का जो कैरेक्टर है बेसिक, कि उसकी साइज क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, थॉमस पार्क एंड एले ने इसको बताया था कि बेसिक जो कैरेक्टर तो उसका पॉपुलेशन की साइज़ और डेंसिटी है, और अदर कैरेक्टर्स जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि समष्टि घनत्व। और हम यहाँ इसके बारे में अभी शॉर्टली ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर को उठाकर उसका पूरा डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसका हिंदी में अर्थ है समष्टि घनत्व, ग्रोथ रेट और नेटेलिटी यानी कि समष्टि वृद्धि या जन्म दर, मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन और ऑसिलेशन यानी कि पॉपुलेशन के अंदर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, दोलन एक तरह से हम उसको कहते हैं हिंदी में,
एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसके अंदर कितने सदस्यों का क्या क्या आयु वितरण है अलग अलग तरह से। फिर है बायोटिक पोटेंशियल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बायोटिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इस पर कई सारे क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो इस कैरेक्टर को हम आगे जी भी अच्छे से समझेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, इस पर स्टार लगा देना। जैविक कारक, पारिस्थितिकी क्रिया और समष्टि आकार नियमन यानी कि पॉपुलेशन साइज का रेगुलेशन कैसे करना है। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्पर्सन यानी कि समष्टि का डिस्पर्सन किस तरह से है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पहला कैरेक्टर है, उसको हम देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वो किस तरह से इफेक्ट होगी दो चीज़ों से। अब पहले तो कि पॉपुलेशन का घनत्व बढ़ेगा कैसे, तो दो चीज़ें इसमें मैं प्लस करके बता रही हूँ। ऊपर लिखा है मैंने नेटेलिटी और निशान है प्लस, और नीचे लिखा है इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासन और इसमें प्लस है। इसका मतलब नेटेलिटी जन्म दर होगी तो पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, अप्रवासन होगा तो भी पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, क्योंकि उसमें जो व्यष्टि इंडिविजुअल्स है वो जुड़ेंगे। और अब इसकी घटेगी कैसे, एक तो मोर्टेलिटी से, यहाँ मैंने माइनस का निशान लिखा है मृत्यु दर से, और दूसरी तरफ माइग्रेशन से यानी कि उत्प्रवासन से, यानी कि उस पॉपुलेशन के अंदर से कोई एक जाति या मतलब कोई एक समूह या कोई सदस्य वहाँ से चला गया है। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मतलब डिसाइड की जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही सिंपल है, D = N/A और अपॉन टी। अब N/A का क्या मतलब है, N का मतलब होता है नंबर यानी कि सजीव संख्या। समष्टि घनत्व की जो मैं अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग इकाइयों से समझाया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 500 वृक्ष प्रति एकड़ है या 2 लाख कोशिकाएं प्रति घन मीटर है, तो इस तरह से तो एक ही प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सजीव जाति के सदस्यों की जो कुल संख्या है वही समष्टि घनत्व को निर्धारित या करती है। तो D का मतलब हुआ डेंसिटी, N का मतलब हुआ नंबर, A का मतलब हुआ एरिया यानी कि फिक्स एरिया में कितने सजीव संख्या पाई जा रही है, और T का मतलब है टाइम निश्चित। ये चारों चीज़ें ही पॉपुलेशन डेंसिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में लेकिन हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, वो कभी भी जैसे पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉपुलेशन जुड़ती रहेगी घटती रहेगी। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को बहुत ही ये सिर्फ मतलब याद रखने के लिए कि इसके लिए अंदर जो मेन जो फॉर्मूला काम लेते हैं वो RN = Δn/Δt और R = Δn/n/Δt। इस फॉर्मूले को ज़्यादा लेते हैं। डेल्टा का अर्थ हो जाता है कि इनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसा डेल्टा एन है तो डेल्टा एन का मतलब है सजीव सदस्यों की संख्या में परिवर्तन, और डेल्टा N/Δt का मतलब है ग्रोथ रेट यानी कि वृद्धि दर, विशेष समय में सजीव संख्या में औसत परिवर्तन कितना हुआ है। डेल्टा N/N × Δt जो है वो सदस्य संख्या वृद्धि या विशिष्ट वृद्धि को दर्शाता है। उपयुक्त जो सूत्र है, ये जो सूत्र है ये समय या संख्या की परिवर्तनशीलता को ही बताता है। परिवर्तनशीलता को बताने के लिए हमने यहाँ डेल्टा का यूज़ किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं पॉपुलेशन जो है वो परिवर्तन होती रहती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को इस फॉर्मूले के द्वारा हम अच्छे से गणना कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती है क्रूड डेंसिटी, एक होती है स्पेसिफिक इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक डेंसिटी। बहुत ही ईजी है कि अपरिष्कृत जो घनत्व है उसको हम कैसे समझेंगे कि हम ज़्यादातर ऐसी बातें करते हैं कि प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर में इतने ये जैसे कोई वॉलबॉक्स की जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 500 वृक्ष प्रति हेक्टर, तो यानी कि प्रति हेक्टर में 500 वृक्ष पाए गए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि इतने पाए जाने चाहिए या उनको सबको कितना मिल रहा है, हमने एक जो आंकड़ा है वो तैयार किया। तो जब जीवों की समष्टि या जब जीवों की पॉपुलेशन का जब वर्णन करते हुए उसके घनत्व को संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में दर्शाते हैं तो वो क्रूड डेंसिटी या अपरिष्कृत डेंसिटी कहलाती है। लेकिन जब हम इसको एक विशेष क्षेत्र के रूप में गिनते हैं या इस घनत्व के आवास को उसके वास्तविक क्षेत्र के संबंध में प्रदर्शित किया जाता है जो जीवों के रहने के लिए वाकई में आवश्यक है, तब हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक इकोलॉजिकल। जैसे यहाँ उदाहरण से समझते हैं कि हमने यहाँ लिखा है कि 50 पौधे 1 वर्ग मीटर में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 वर्ग मीटर में 50 पौधों की ज़रूरत है। तो यानी कि एक अगर आधा वर्ग मीटर होगा तो आधा वर्ग मीटर का क्षेत्र आवश्यक है, तो उस क्षेत्र का जो पारिस्थितिकी घनत्व कितना हो जाएगा, 100 पौधे वर्ग प्रति मीटर। तो ये एक आइडियल जो यूँ हम समझ सकते हैं कि क्रूड डेंसिटी जो है वो वाकई में वास्तविकता में जो पाई जाती है उसको हम कह रहे हैं, और जो
स्पेसिफिक इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी है वो एक आइडियल डेंसिटी है। केहल ने इसमें मछलियों के घनत्व पर स्टडी की थी। तो यहाँ देखिए नीचे उसने सारे मंथ्स लिए हैं और मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उसने वाटर डेप्थ और फिक्स्ड डेंसिटी को लिया है। तो उसने देखा कि वाटर का लेवल किस तरह से पहले घटता गया और उसके बाद में जुलाई के बाद बढ़ता गया। तो इसकी इकोलॉजिकल डेंसिटी तो इतनी होनी चाहिए, जो ग्राफ है उससे शो हो रहा है। लेकिन इकोलॉजिकल डेंसिटी मैंने पहले ही बताया कि वो उनके रहने के लिए आवश्यक है। और जो क्रूड डेंसिटी है वो हकीकत की जो डेंसिटी है कि इतना, जैसे 2000 वॉल्वॉक्स नेवा प्रति घन मीटर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्रूड डेंसिटी इकोलॉजिकल डेंसिटी से अलग होती है। उसके बाद में है, अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एन अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक तालाब है, उसके अंदर 50 अमीबा थे, 1 घंटे के बाद उसमें अमीबा हो गए 150। तब हमको इसकी ग्रोथ रेट निकालनी है। अब ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? पहले कितने अमीबा थे? 50। अब कितने हो गए 1 घंटे बाद? 150। यानी कि वृद्धि कितने अमीबा की हुई है? 100 की। तो हमारे पास डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी जो है वो कितना आ गया? 100। ठीक है। उसके बाद में हमें 100 का के अपॉन में n करना है। तो n का मतलब है प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 50। तो 100 अपॉन 50 करेंगे तो कितने हो गए? 2। यानी कि 2 अमीबा प्रति, ये जीव जो है ये गलत लगाए, प्रति समय होगा। तो जो प्रति सेकंड या प्रति समय में कितने अमीबा बढ़े? 2। लेकिन हमें इसको अगर परसेंटेज में निकालना तो हम इसको इंटू कर देंगे 100। यानी कि इसकी प्रति घंटा वृद्धि दर होगी 200%। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी है। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी जो है वो संख्या में परिवर्तन की दर है। तो संख्या में परिवर्तन की दर हो गई 100। और उसके बाद में जो सिंपल एन जो है वो थी, प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो 50। तो 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2। एंड 2 को जब हम 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज में हमारी वृद्धि दर आ जाएगी, तो वो हो जाएगी 200%। अब है कि समष्टि घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको प्रभावित कौन कौन से घटक करते हैं। तो सबसे पहला तो फैक्टर फिजिकल या जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स है वही है। सिंपल सी बात है, अगर अच्छा एरिया है, वहाँ पे अच्छी कंडीशंस है, बरसात अच्छी होती है या तापमान जमा रहता है, तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मरुस्थल जो एरिया है, 16 जिले हमारे राजस्थान के मरुस्थल में आते हैं। तो राजस्थान का जो मरुस्थल एरिया है वो 3/4 इसका क्षेत्रफल घेरता है। लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ तापमान अधिक है, वर्षा कम होती है। इसी के बजाय कि जो हम दूसरा एरिया देखेंगे तो वहाँ पे एरिया जो है वो कम है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो फिजिकल कैरेक्टर फैक्टर्स हैं, जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। तो ट्रॉपिकल व टेम्परेट जो क्षेत्र है उसमें भौगोलिक दृष्टि से जन्म दर और मृत्यु दर अलग अलग होती रहती है। तो इसी प्रकार से ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है चेंज होती है और इसको फिजिकल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। सेकंड बी जो है वो है क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन, जलवायु परिस्थितियाँ। अगेन जैसे वहाँ पे किस तरह की जलवायु परिस्थितियाँ, किस तरह से वर्षा होती है, तापमान कैसा रहता है, आग किस तरह से मतलब आग का मतलब है जो नेचुरल आग लगती है। ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जंगलों में आग लगती है, आपको पता ही होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई थी। फिर उसके बाद में जब बरसात आई तो वो भी थमने के नाम नहीं ले रही थी। तो इस तरह से क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद में इमिग्रेशन का मतलब है जीवों का अन्य स्थान से आना। तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी में बढ़ोतरी होती है। ई माइग्रेशन यानी कि माइग्रेशन जो है उससे पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ से कोई अगर वहाँ भोजन अच्छा नहीं है तो उसकी तलाश में कोई उसकी जाति का कोई समूह या कोई एक सिंगल व्यक्ति इंडिविजुअल्स वहाँ से चला जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी आ जाती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवेलेबिलिटी फूड जितनी अच्छी होगी पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही अच्छी होगी। एक्सेसिव प्रेडेशन यानी कि भोजन प्राप्ति के लिए अगर शिकार अधिक होने लग जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब है समष्टि में कुछ सदस्य अलग अलग जनन करने हेतु समूह बना लेते हैं, और ताकि फिर वो अगर लगातार करते ही रहें जनन तो दूसरे सदस्य को जनन करने में भी बाधा डालते हैं। इस तरह से जन्म दर प्रभावित होने लग जाती है। तो इसको बच्चों अच्छे से याद करना, क्योंकि एक अलग चीज़ है टेरिटोरियल बिहेवियर। तो ये भी समष्टि आकार को एक तरह से नियंत्रित कर देती है। और नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब है
कि अनेक बार ऐसा होता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भोजन की उपलब्धता होने के बावजूद भी जो जन्म दर है वो कम हो जाती है। कई ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे हार्मोन में परिवर्तन आ जाता है तो जन्म व्यवहार भी बदलने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मेल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी और फीमेल्स में एबॉर्शंस और एक ही संततियों का हनन या जनकों की अपनी संतति की भलीभांति देखभाल न करने के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी आने लग जाती है। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं अलग अलग तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस तरह से मापते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मापने का जो एक मेथड है डायरेक्ट काउंटिंग। तो इसमें अगर डायरेक्ट काउंटिंग करनी है तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत बड़े आकार के जीव समूह होने मतलब जीवों का समूह होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी चिड़ियाघर में देखें या बड़े आकार के स्तनधारी है या बड़े आकार के वृक्ष है तो हम उसको डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। इस विधि में एक जीव की गणना की जाती है। इस विधि के द्वारा सही समष्टि घनत्व ज्ञात किया जाना संभव है और मनुष्य की जनगणना इसी के द्वारा की जाती है और वही इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है पारिस्थितिकी में जीवों की समष्टि का जो अलग अलग पारिस्थितिकी में जीवों की समष्टि घनत्व का आकलन इस विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में अलग अलग क्षेत्रों में यादृच्छिक रैंडम सैंपल लिए जाते हैं, यानी कि एक फिक्स क्षेत्र से इतने सैंपल लिए गए, एक दूसरे एरिया से फिक्स टाइम में इतने सैंपल लिए गए और सभी सैंपलों का फिर औसत निकाला जाता है और इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। तीसरी है मार्किंग एंड कैप्चरिंग रिकैप्चरिंग मेथड। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ इसका एक डायग्राम भी है तो उसके साथ इसको अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक और रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ हर चीज़ को पढ़ते जाएं और प्लस जो प्रीवियस वीडियो उसका रिवीजन करें और हमारे नोट्स पे पूरा डिपेंड नहीं रहे। अपनी एक नोटबुक हमेशा पास में रखें, जब वीडियो देखें एक पेन पास में रखें, नोट डाउन करते रहें कौन सी चीज़ क्या है किस तरह से और उसको याद करें, तभी आपको अगला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।